गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चैप्टर 7 रनिंग है। कल मैंने इवनिंग में आपको चैप्टर 6 के रिमेनिंग जितने भी नोट्स थे वो सारे मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। ओके बच्चों, और आप उनको कंप्लीट भी करें और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ईच चैप्टर यू हैव टू सेंड मी द पीडीएफ ऑफ दैट चैप्टर, जिससे मैं उनको गूगल ड्राइव पर स्टोर कर सकूं। बच्चों चैप्टर 7 मैंने स्टार्ट कर रखा है, इवोल्यूशन के बारे में है। इवोल्यूशन क्या है? लिविंग बीइंग के अंदर स्लो चेंजेस आते हैं जो कि स्टोकेस्टिक हैं, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं ये चेंजेस, और एक टाइम के बाद में हमें टोटली एक डिफरेंट स्पीसीज हमें नजर आती है जो कि इवॉल्व या ओरिजिन होके डेवलप हुई है। तो बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। इसको अपन एक बार और अच्छे से कर लेते हैं, फिर आज आगे हम इवोल्यूशन की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन की डिफरेंट थ्योरीज जो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई वो पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, पहले ये एविडेंस कंप्लीट करके और देन फिर अपन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसको और स्पेशली हम लिखना चाहें तो केमिकल इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ओके बच्चों। चलिए तो इसमें फर्स्ट लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में बच्चों एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। फर्स्ट मैं लिख देता हूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बी है ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन नेक्स्ट लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स। और नेक्स्ट लेते हैं डी, लेते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एंड नेक्स्ट लेते हैं ई, कनेक्टिव लिंक्स के बाद में एफ है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बाद में है एटाविज्म। चलिए बच्चों अपन इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, और भी कई सारे एविडेंसेज हैं, आज सारे कंप्लीट करेंगे हम। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है और उनकी जो एनाटॉमी है, उसके बेसिस पर हम सिमिलैरिटीज हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो ढूंढ सकते हैं। ए लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों आपने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, वो सेल है।
ठीक है, और सभी का बॉडी सेल से बना है। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कई ऐसे हैं जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कई ऐसे हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कई अधिकतर एनिमल ऐसे हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जब एक जैसी सेल्स, सिमिलर सेल्स एग्रीगेट हुई तो उन्होंने टिश्यूज बनाए, जब टिश्यूज का एग्रीगेशन हुआ तो उन्होंने ऑर्गन्स बनाए, और जब ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट हो गए तो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म किया। क्या किया? ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म किया। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विच इज सिमिलर इन दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये शो करता है कि शायद हम सबका ओरिजिन एक ही पॉइंट से, एक ही एंसेस्टर से हुआ है। सेकंड लेते हैं ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस। अगर बच्चों आप देखें, अगर प्लांट्स को ऑब्जर्व करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी से लेकर फिर एंजियोस्पर्म प्लांट तक आप अगर इनके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, 11th में आपने पढ़े भी होंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि शायद सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप हुए, फिर उनके बाद में एल्गी जो कि यूकैरियोटिक होते हैं उनका ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, देन फिर एंजियोस्पर्म जो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है उनका ओरिजिन हुआ। तो यानी कि ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन पाया जाता है लिविंग बींग्स के अंदर। इसी तरीके से आप फिशेस को देखें तो उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एवीज एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये एग्जांपल शो करते हैं कि शायद ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन हुआ है और इसी तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। होमो यानी कि सिमिलर, ऑर्गन्स यानी कि लिविंग बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि उनके जो ऑर्गन्स की जो एनाटॉमी है, जो उनकी बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। ऐसा पता चलता है कि उनका ओरिजिन सेम है लेकिन उनके फंक्शंस अलग होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स हम कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये एक बात होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन के 4 हैंड्स को, चीता के 4 लेग्स को या 4 हैंड्स को, वेल एंड बैट्स के जो 4 हैंड है या विंग्स है उनको अगर हम कंपेयर करें तो इन सबका फंक्शन अलग अलग है, लेकिन इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है। जो पाई जाने वाली जो बोन्स हैं दे आर ऑल्सो द सेम इन दीज एनिमल्स। ओके, वही ह्यूमरस, वही रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, सभी बोन्स सिमिलर होती हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, जिनकी बेसिक एनाटॉमी, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बट दे डू द डिफरेंट फंक्शंस, दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स। इसी तरीके से प्लांट्स का अगर एग्जांपल दूं तो जो बोगनविलिया प्लांट के अंदर एक्सिस के अंदर जो थॉर्न ओरिजिन होते हैं और कुकर बिट्स के अंदर जो टेंड्रिल्स ओरिजिनेट होते हैं उनके वो होमोलॉजी शो करते हैं लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के इवोल्यूशन को जिसमें ओरिजिन एक पॉइंट से हुआ है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया है, डिफरेंट फंक्शंस उनमें डेवलप हो गए हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। बच्चों व्हाट आर द एनालॉगस ऑर्गन्स? ऐसे ऑर्गन्स जिनकी बेसिक एनाटॉमी, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो डिसिमिलर है लेकिन उनमें अडेप्टेशन ऐसा आ गया है कि उनके फंक्शन सेम है, तो उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। के ओरिजिन तो अलग अलग एंसेस्टर से हुआ है लेकिन अब वो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं अपने फंक्शंस में, तो इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें, अगर बटरफ्लाइज के हम विंग्स की बात करें और बर्ड्स के विंग्स की बात करें, दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट एनाटॉमी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है एनालॉगस ऑर्गन्स का। इसी तरीके से अगर मैं आपके एनसीईआरटी बुक को जरूर रीड करना, इस चैप्टर की स्पेशली एनसीईआरटी बुक जरूर रीड करें क्योंकि काफी सारी चीजें बुक में अच्छी दे रखी हैं, एग्जांपल्स भी अच्छे दे रखे हैं। जैसे कि ऑक्टोपस की आई है और ह्यूमन की आई है, दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये भी एक एग्जांपल है एनालॉगस ऑर्गन्स का और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। नेक्स्ट लेते हैं कनेक्टिव लिंक्स।
दोस्तों कई बार लिविंग बींग्स के बीच में हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों जैसे कैरेक्टर होते हैं, या पर्टिकुलर कोई दो क्लासेस के बीच में कोई ऐसा एनिमल होता है जिनमें दोनों क्लासेस के कैरेक्टर्स होते हैं। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो फिर वो कनेक्टिव लिंक कहलाते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि यूग्लिना। अब जो यूग्लिना है उनमें प्लांट जैसे कैरेक्टर भी हैं बिकॉज दे हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट and they can do the photosynthesis, and they also show the heterotrophic mode of nutrition animals के फॉर्म, एनिमल्स की तरह। तो यूग्लिना एक कनेक्टिव लिंक है। इसी तरीके से आपने आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुना होगा, उनमें बर्ड्स जैसे कैरेक्टर भी हैं और रेप्टाइल जैसे कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये एग्जांपल ये शो करते हैं कि शायद हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और हम सबका कोई ना कोई रिलेशन है, हमारे एंसेस्टर सेम थे, ओरिजिन सेम पॉइंट से हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बच्चों कई बार एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं एनिमल्स के अंदर, जैसे कि अपेंडिक्स है, सीकम है। वही ऑर्गन ह्यूमन में भी पाए जाते हैं लेकिन ह्यूमन के अंदर वो किसी काम के नहीं है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये एक एग्जांपल हो सकता है मेल्स के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। इसके अलावा हमारे जो टेस्ट पर जो हेयर ऑरिजिन होते हैं, तो एनिमल्स में भी हेयर आते हैं लेकिन वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। ईयर की जो मसल्स हैं एनिमल्स के अंदर, एनिमल कैन मूव देयर एक्सटर्नल पिन्ना, अपने पिन्ना को भी हिला सकते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकते ऐसा, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, क्योंकि जो मसल्स हैं ईयर की वो क्या कहते हैं डिसफंक्शन हो जाती है हमारे अंदर, तो फिर वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इसी तरीके से विजडम टीथ है, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इन सब एग्जांपल से पता चलता है कि हम सबके अंदर वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए, इनका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन एनिमल्स के अंदर वो आज भी बहुत ही यूजफुल ऑर्गन है। नेक्स्ट लेते हैं एटाविज्म। एटाविज्म क्या है? कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ ह्यूमंस के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं जो किसी काम के नहीं है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अलावा भी होते हैं, जिसकी मेमोरी, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो वो कई बार एडिशनल और ओरिजिन हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे अंदर टेल बोन पाई जाती है जिसे हम कॉक्सिक्स कहते हैं। तो एनिमल्स के अंदर तो वहां से टेल ओरिजिन होती है, लेकिन हमारे अंदर तो टेल नहीं है, लेकिन कई बार कुछ बच्चों में छोटी टेल एमर्ज हुई नजर आती है, तो ये एटाविज्म कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एटाविज्म कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए मैं अटेंडेंस ले लूं आपकी, हाँ, फिर आगे के अपन बेसिस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। सेकंड है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। थर्ड लेते हैं हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फोर्थ है बच्चों बायोजियोग्राफिकल 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 एविडेंसेस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। और फिफ्थ हम लेते हैं, अच्छा इसे हम, अच्छा फिफ्थ लेते हैं फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस। फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस। सिक्स हम लेते हैं टेक्सोनोमिक
टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस, टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस। और सेवंथ है साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। और 8 है एविडेंस फ्रॉम, एविडेंस फ्रॉम प्लांट एंड, एविडेंस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, एविडेंस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग। और एक और है बच्चों, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। हाँ बच्चों ध्यान से देख करना आप, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, थोड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या केमिकल इवोल्यूशन में नेक्स्ट टाइप है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। बच्चों आप डॉग, कैट, वुमन, मंकी, इनके एम्ब्रियो की इनिशियल इमेजेस को अगर ऑब्जर्व करें तो आपको सबके एम्ब्रियो सिमिलर मॉर्फोलॉजी, सिमिलर स्ट्रक्चर के नजर आएंगे। लेकिन लेटर जो स्टेजेस है गेस्टेशन पीरियड की, वहां पर वो फिर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो इससे ये शो होता है कि शायद हम सब एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट लेते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। बच्चों टाइम टू टाइम जो अर्थ की खुदाई है, जमीन की खुदाई है, डिफरेंट जो साइट्स हैं वहां पर, तो वहां से जो फॉसिल्स मिलते हैं तो उनको एग्जामिन करने पर, उनको स्टडी करने पर पता चलता है कि हमारे ये एंसेस्टर रह चुके हैं या हमारा इनसे कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। नेक्स्ट लेते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। बच्चों क्या हुआ कि हजारों लाखों साल लग गए, मिलियंस ईयर्स हो गए, जो अर्थ है वो वहां पर भी कई सारे चेंजेस हुए हैं, तो कई सारे आइलैंड बने, तो इस तरीके से काफी सारे चेंजेस हुए हैं अर्थ के ऊपर। और शायद यही कारण है कि कुछ एनिमल पर्टिकुलर किसी एक आइलैंड पर या किसी एक कंट्री में पाए जाते हैं, अदर जगह उनसे रिलेटेड कोई दूसरा स्पीसीज पाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहां पर कंगारू पाए जाते हैं, मार्सुपियल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो है तो ये भी मैमल्स, ये भी मैमल्स और हम भी मैमल्स हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए वो डिफरेंट स्पीसीज के रूप में वहां लोकलाइज्ड हैं, वहां पाए जाते हैं। तो बायोजियोग्राफिकल जो एविडेंसेस हैं और अलग अलग जगहों पर जो प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज पाई जाती है और इंडिया में जो स्पीसीज पाई जाती है, उनसे जब कंपेयर किया जाता है तो पता चलता है कि हम सबका जो ओरिजिन है या यहाँ के एनिमल और वहाँ के एनिमल्स का जो ओरिजिन है शायद एक ही एंसेस्टर से हुआ है, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है डेवलपमेंट होता गया और अडप्टिव रेडिएशन आते गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं फिजियोलॉजिकल एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस। बच्चों आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आगे, कुछ और प्रोसेसेस भी हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जो प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। मसलन रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ना प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो गया, और भी जो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, तो बच्चों ये आज हमारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और दूसरे जो ह्यूमन है उनके अंदर भी पाया जाता है। तो इससे ये शो करता है कि जब सभी जो एनिमल हैं या जो ह्यूमन हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं अगर सेम है तो नेचुरली शायद हम सब की हेरिडिटी सेम है और हमारे जो एंसेस्टर है वो सेम थे। इसके अलावा और भी है, जैसे कि हम एनिमल्स की बात करें और जितने भी ह्यूमंस उनकी बात करें, हमारे अंदर ब्लड भी है, हमारे अंदर लिम्फ भी है, हमारे अंदर डिफरेंट जो प्रोटीन है वो भी बनती है, एमिनो एसिड सभी में सेम है, सेम टाइप के एमिनो एसिड से ही डिफरेंट प्रोटीन बनती है। तो इवन जो जेनेटिक कोड है
पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक कोड जिस एमिनो एसिड को कोड करता है वही ह्यूमन के अंदर भी करता है। तो ये सब शो करते हैं कि सब शायद हम सब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं और हम सबके एंसेस्टर सेम थे। तो फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं ये शो करते हैं कि हम सबका ओरिजिन एक ही पॉइंट से हुआ है। इवन जो जेनेटिक मटेरियल, अगर यूकैरियोट्स की बात करूं, सभी एनिमल्स की बात करूं या प्लांट्स की बात करूं, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए का बना है। एडिशनली आरएनए और स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। आज मेरे अंदर भी, मेरी सेल के अंदर डीएनए है, आपकी सेल के अंदर भी डीएनए है। तो ये सब क्या है, ये फिजियोलॉजिकल एविडेंसेज हैं, ये जो कि प्रूव करते हैं कि हम सब एक ही एंसेस्टर की संतानें हैं या एक ही एंसेस्टर से डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप होके हम डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस। बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया है फाइलोजेनी के बारे में। व्हाट इज फाइलोजेनी? द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। तो टेक्सोनॉमी फाइलोजेनी पर ही बेस्ड है कि डिफरेंट एनिमल्स के कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के फिर उनके ओरिजिन को, उनकी ओरिजिन की हिस्ट्री को कंसल्ट करके फिर उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। तो टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस भी ये शो करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। बच्चों सभी जीवों का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो सेल से मिलकर बनी है। सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं वो भी सभी में सिमिलर से पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी सब में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक को छोड़ के, और सभी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो ये जो साइटोलॉजिकल एग्जांपल्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, ये प्रूव करते हैं कि यस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं एविडेंस फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। बच्चों आपने सुना होगा कि एनिमल रिसर्च सेंटर, प्लांट रिसर्च सेंटर, हमारे बीकानेर के अंदर भी कैमल रिसर्च सेंटर है। तो ये जो रिसर्च सेंटर है ये क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की ब्रीड को डेवलप किया जाता है। जो प्लांट रिसर्च सेंटर है वहां पर डिफरेंट प्लांट की जो वैरायटीज हैं उनको डेवलप किया जाता है। और कैसे किया जाता है कि कोई एक एनिमल है जो कि इंफीरियर कैरेक्टर वाला है, उसको सुपीरियर कैरेक्टर वाले एनिमल से क्रॉस कराया जाता है या उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराया जाता है, और उससे जो उनकी नई प्रोजेनिस बनती है वो अच्छे कैरेक्टर वाली होती है, सुपीरियर होती है। तो अच्छी ब्रीड डेवलप होगी, वो अच्छा दूध देगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी देगी, अच्छा उनका एक्टिविटी होगी, तो कमर्शियली उनको यूज किया जा सकेगा। इसी तरीके से एक नॉर्मल कैरेक्टर वाला प्लांट है, उसके ऊपर सुपीरियर प्लांट वैरायटी के पॉलन ग्रेन को स्प्रेड करके और पॉलिनेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन उनके बाद में जो जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है, और फिर जो नए पॉलन, नए जो सीड बनते हैं उनको बोकर नई प्लांट वैरायटी को डेवलप किया जाता है। तो आप एक बात सोचें कि थोड़े से समय में एक ह्यूमन, थोड़े समय में एक शॉर्ट टाइम स्पान में एक ह्यूमन नई प्लांट की और एनिमल्स की ब्रीड्स डेवलप कर सकता है, प्लांट की वैरायटीज डेवलप कर सकता है। क्या नेचुरली मिलियंस ऑफ ईयर्स में या हजारों सालों में क्या एनिमल की और प्लांट की नई स्पीसीज इवॉल्व नहीं हो सकती? ऑब्वियसली हो सकती है। इतने सालों में तो पॉसिबल है। जब हम थोड़े से सालों में नई प्लांट की वैरायटी और एनिमल की ब्रीड डेवलप कर देते हैं तो नेचुरली तो ये पॉसिबल है ही। नेक्स्ट लेते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या है बच्चों? मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि सपोज करो आप जा रहे हो और आपके ऊपर किसी ने अटैक किया। तो अटैक किया तो पहली बार आप अनअवेयर थे तो आपको चोट लग सकती है, हो सकता है आपको ध्यान नहीं था, आपके लड़ाई हो गई, लग गई आपके। लेकिन उससे क्या होगा कि आप इम्यून हो जाओगे, आप रेजिस्ट हो जाओगे उस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए। नेक्स्ट टाइम आप कहीं जा रहे हो, फिर से ऐसा दोबारा आपके साथ होता है तो शायद आप खुद भी अटैक कर दो, आप खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, आप वहां पर ऑफेंसिव हो जाओ, ठीक है ना, डिफेंसिव ना हो के ऑफेंसिव हो जाओ। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अब आप उस प्रॉब्लम को, उस एक्सपीरियंस को फेस कर चुके हो, उस एक्सपीरियंस को ले चुके हो और आपके अंदर रेजिस्टिविटी आ गई है। इसी तरीके से कई बार कई लोग कहते हैं बीमार होना भी जरूरी है, क्योंकि हम बीमार मान लो जनरली इन्फेक्शन से होते हैं, बैक्टीरिया से या वायरस से। तो एक बार बैक्टीरिया आया या वायरस आया, हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं है और हम बीमार हो गए। लेकिन धीरे धीरे हम उन बीमारियों के लिए इम्यून भी होते हैं नेचुरली, इसलिए तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ पाते क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो ये तो एक बात हो गई ह्यूमन की।
तो इसी तरीके से जो बैक्टीरियल कल्चर है या जो वायरसेज है, उन पर हम जब कोई मेडिसिन या कोई एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते हैं तो शुरू शुरू में वो बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो बैक्टीरियल स्पीसीज हैं उनमें भी रेजिस्टिविटी आ जाती है, उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और धीरे धीरे वो उन पर एंटीबायोटिक इफेक्ट करना बंद कर देती है। समझ में आ गई बात आपके? अब आप कोरोना वायरस को देख लो, फर्स्ट वेव आई, सेकंड आ गई, अब थर्ड आएगी। एक्चुअल में ये तो हम अपन को तो पता ही, अपन आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, क्योंकि जो वायरस कोरोना वायरस है ये एक आरएनए वायरस है, और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 6 में समझाया, आरएनए एक अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, तो रेगुलर हर 2 से 3 मंथ में उनमें म्यूटेशन होता रहता है, और म्यूटेशन आज भी हो रहा है, आगे भी होगा और आगे आने वाले टाइम में होता ही रहेगा। तो ये तो अपन क्या कहते हैं, प्री जजमेंट कर सकते हैं, हम पहले से सोच सकते हैं कि म्यूटेशन तो होगा वायरसेस के अंदर, और इसी आधार पर कुछ लोग कह रहे हैं थर्ड वेव आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब वैक्सीनेशन हो रहा है, बच्चों आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये कि जब वैक्सीनेशन हो रहा है तो ये जो वायरस है ये भी अपने आप को रेजिस्टिव बना रहा है, ये बार बार ट्रांसफॉर्म होके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं, कि जब किन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स अप्लाई की जाती है अगेन एंड अगेन, तो धीरे धीरे ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, रेजिस्टिव हो जाते हैं उन मेडिसिन के अगेंस्ट, उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। तो ये भी शो करता है कि शायद इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होता है। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहलाता है। ओके बच्चों, चलिए तो ये तो थे बच्चों एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के, बुक में भी अच्छे दे रखे हैं ये टॉपिक, तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं, और नोट्स तो मैं भेजूंगा ही। अब बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं इवोल्यूशन का, आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है ये एग्जांपल इन एविडेंसेस के बीच में ही। इन 1850 in England, before industrialization, in 1850 in England before industrialization, वहां पर कौन से कलर के मोथ पाए जाते थे? व्हाइट कलर्ड, व्हाइट विंग्ड मोथ, व्हाइट विंग्ड मोथ। ठीक है बच्चों। एंड इन 1920 after industrialization, dark winged मोथ पाए गए। इस एग्जाम्पल को समझे जरा आप। एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है कि इंग्लैंड के अंदर एक एग्जाम्पल देखा गया कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, आपको पता है जहां पॉल्यूशन नहीं होता है वहां पर लाइकेन्स ग्रो करते हैं। तो 1850 के आसपास देखा गया कि एक एरिया ऐसा था जहां पर व्हाइट विंग्ड जो मोथ इंसेक्ट्स हैं वो ज्यादा थे उस एरिया में, क्योंकि जो पेड़ थे उनकी जो बार्क थी वहां पर क्या है कि लाइकेन्स ग्रो हो जाते थे, तो जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का हुआ करता था। जो बैकग्राउंड है वो कैसा हुआ करता था? व्हाइट कलर का हुआ करता था। ओके बच्चों। और इसी वजह से क्या है कि
जो व्हाइट विंग्ड मोथ्स है वो वहां ज्यादा पाए जाते थे, क्योंकि वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते थे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। और इसी कारण से जो प्रीडेटर एनिमल है, प्रीडेटर जो बर्ड है, वो उनको देख नहीं पाते थे और उनको खा नहीं पाते थे, और इसीलिए उनका जो नंबर है वहां ज्यादा था। स्लोली डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई। जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो वहां पर पॉल्यूशन भी राइज होने लग गया। आपको पता है कि जहाँ पॉल्यूशन होता है वहां लाइकेंस ग्रो नहीं करते, तो फिर क्या हुआ कि लाइकेंस कम होना शुरू हो गए। तो जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, उनकी जो बार्क है वो डार्क कलर की होने लगी। और इसी वजह से क्या है कि व्हाइट कलर के जो मोथ हैं, व्हाइट विंग मोथ है, वो प्रीडेटर बर्ड्स के द्वारा खाए जाने लग गए, और इसलिए उनका नंबर कम होने लग गया। और धीरे धीरे जो डार्क विंग्ड मोथ थे उनका नंबर धीरे धीरे राइज होने लग गया, क्योंकि अब वो अपने आप को डार्क बैकग्राउंड के अंदर कैमोफ्लेज करने लग गए। और इसी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, 1920 में जब ऑब्जर्व किया गया तो वहां पर व्हाइट विंग की जगह डार्क विंग के जो मोथ हैं वो वहां ज्यादा पॉपुलेशन में पाए गए। तो ये एग्जाम्पल शो करता है कि शायद इवोल्यूशन का प्रोसेस भी ऐसे ही होता है कि जो अच्छे और फेवरेबल कैरेक्टर हैं, जो उनके सर्वाइवल में रोल प्ले करते हैं लिविंग बींग्स के, तो वो लिविंग बींग सर्वाइव करते चले जाते हैं। और जिनमें जो इवोल्यूशन होके अनफेवरेबल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जो उनकी लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं, तो धीरे धीरे सिस्टम से रिमूव होते चले जाते हैं। और ये आगे डार्विन की थ्योरी भी है नेचुरल सिलेक्शन की। ओके बच्चों, तो इवोल्यूशन होता है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं हम, तो ये तो हो गया एविडेंसेस का पार्ट। नेक्स्ट लेते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में बच्चों फर्स्ट थ्योरी है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में बच्चों फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस theory of inheritance of acquired characters। acquired characters और लेमार्किज्म, और इसे हम क्या कहते हैं, लेमार्किज्म कहते हैं। बच्चों इस थ्योरी को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूं इवोल्यूशन के बारे में। जो स्टार्ट किया थ्योरी, जो स्टार्टिंग थ्योरी दी वो लेमार्क ने दी, कैवेलियर डी लेमार्क ने दी। एंड उन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ब्रीफ में बता रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सपेंड करेंगे, इनके अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेमार्क ने यह बताया कि जीवन जीने के दौरान जो लिविंग बीइंग्स हैं वो जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर करते हैं, जो भी कैरेक्टर्स उनमें आते हैं, या जो भी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एक्सटर्नली एनवायरनमेंट के कारण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण से, तो ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये बात किसने कही, लेमार्क ने कही। लेमार्क ने दो एग्जांपल दिए कि जो जिराफ है उसकी गर्दन पहले लंबी नहीं हुआ करती थी, लेकिन स्लोली जब उसने गर्दन का यूज ज्यादा किया ऊंचे पेड़ों से वेजिटेशन को खाने के लिए, तो उनकी जो नेक है वो इलोंगेट होती चली गई। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि जो स्नेक्स हैं उनके पहले पांव नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब वो बिलों में जाते थे तो उनका इतना यूज नहीं होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो स्नेक के जो पांव है, सांप के जो पांव हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये एक्वायर कैरेक्टर का उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया कि ये इनहेरिट होते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे इस थ्योरी को, मजा आएगा इस थ्योरी में आपको पढ़ने में। अलग अलग पॉइंट्स हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर अपन डार्विन की थ्योरी भी पढ़ेंगे
ये सब मंडे की क्लास में करेंगे। आज इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हैंड रेज कर दें,